मोदी सरकार मजबूत की जगह मजबूर सरकार दिखाई दे रही है। 10 साल तक जिस सरकार ने जो फैसला लिया उसको पूरी ताकत से लागू किया, लेकिन मोदी 3.0 की सरकार बनने के बाद 2 महीने के अंदर 3 बड़े फैसले पर मोदी जी को झुकना पड़ा, बैक फुट पर आना पड़ा। जब से मोदी सरकार को बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, तब से उनकी चाल ही बदल गई। विपक्ष ने मोदी जी की मन की बात बंद कर दी है और अब होगी काम की बात। आखिरकार मोदी जी को अब संविधान की याद आ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, मोदी सरकार का आपको दूसरा कार्यकाल तो याद ही होगा, जब किसान दिल्ली को घेर कर कई महीने बैठे रहे पर सरकार टस से मस नहीं हुई। बहुत बाद में सरकार ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया। शाहीन बाग का धरना भी याद होगा, पर सरकार ने झुकने का फैसला नहीं लिया। सीएए कानून पर जरूर कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया, पर कानून वापस नहीं लिया गया। लेकिन अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एक के बाद एक फैसले वापस लिए जा रहे हैं। यूपीएससी के जरिए लेटरल एंट्री से नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया। यह हाल ही में तीसरा ऐसा मौका है जब सरकार को विपक्ष के दबाव में अपने किसी फैसले को वापस लेना पड़ा। इससे पहले सरकार वक्फ बिल और ब्रॉडकास्टिंग बिल पर भी ऐसा कर चुकी है। विभिन्न मंत्रालयों में सचिव, उप सचिव और निदेशक के लिए सीधी भर्ती यानी लेटरल एंट्री को आखिरकार सरकार ने रोक दिया। पिछले हफ्ते 24 मंत्रालयों में ऐसे 45 पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला था, जिसे उसने अब रद्द कर दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार इस तरह अपने पसंदीदा लोगों को भर्ती करना चाहती है। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए संविधान में मिले आरक्षण के प्रावधान का उल्लंघन होगा। इस मसले पर सरकार के सहयोगी दलों ने भी विरोध में आवाज उठानी शुरू कर दी थी। 2 दिन तक इसके अलग अलग पक्षों पर खूब बहस हुई। अब सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिखकर कहा है कि इन भर्तियों में भी सामाजिक न्याय का ध्यान रखा जाना जरूरी है। जाहिर है इसे विपक्ष अपनी विजय के रूप में रेखांकित कर रहा है, मगर हकीकत यह है कि इसे सत्ता पक्ष की पराजय नहीं कहा जा सकता। सत्ता पक्ष ने केवल पैतरा बदला है। यूपीएससी को लिखी कार्मिक मंत्रालय की चिट्ठी से जाहिर है कि सीधी भर्तियां तो होगी, मगर आरक्षण का ध्यान रखते हुए। ऐसे में सवाल का जवाब शायद ही मिल पाए कि आखिर मंत्रालयों में इतने बड़े पैमाने पर बाहर के लोगों की सीधी भर्ती का औचित्य क्या है। लेटरल एंट्री के जरिए उच्च पदों पर होने वाली भर्तियां पूर्णतः असंवैधानिक है। इनमें आरक्षण क्यों लागू नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार मानती है कि दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग देश के लिए नीतियां बनाने में सक्षम नहीं है? 2018 में जब लेटरल एंट्री शुरू की गई थी, उस समय यह तर्क दिया गया था कि नीति निर्धारक पदों पर विशेषज्ञों को भर्ती किया जा रहा है। विशेषज्ञों के नाम पर ज्यादातर पूंजीपति घरानों के टेक्नोक्रेट और प्रबंधकों को बिठा दिया गया। लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली नियुक्तियों पर आज तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि पूंजीपति घरानों के टेक्नोक्रेट और प्रबंधक किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों के लिए कैसी नीतियां बनाएंगे? यह समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। उच्च वर्ग के आने वाले ये कथित विशेषज्ञ क्या कमजोर, वंचित समाज के हितों में नीतियां बना सकते हैं? पिछले 6 सालों में इन विशेषज्ञों ने गरीबों के उत्थान के लिए कौन सी लाभकारी नीतियां बनाई हैं? अगली भर्तियां करने से पहले क्या सरकार को यह नहीं बताना चाहिए कि कथित मेरिटधारी सर्वन विशेषज्ञों ने देश के लोगों को और खासकर गरीब वंचितों के उत्थान के लिए क्या योगदान किया है? पूछा यह भी जाना चाहिए कि पिछले 8 साल में देश के भीतर असमानता की खाई इतनी चौड़ी कैसे हो गई? 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों दिया जा रहा है?
इसका मतलब है कि देश की सबसे बड़ी आबादी कमाकर खाने की स्थिति में नहीं है। क्यों इतने लोग आज पेट भरने के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर है? क्या विशेषज्ञ गरीबों के लिए यह नीतियां बना रहे हैं? इन विशेषज्ञों की नीतियों का लाभ किसे मिल रहा है? लेटर एंट्री के जरिए सेबी की अध्यक्ष बनी माधवीपुरी बूच इसका सटीक उदाहरण है। विदित है कि सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बूच पहली गैर आईएएस है जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया। माधवी बूच और अडानी के बीच मिली भगत का खुलासा हो चुका है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि माधवी बूच और उनके पति धवल बूच ने अडानी की कंपनियों में निवेश करने का लाभ कमाया है, जबकि अडानी के शेयर घोटाले के आरोप की जांच माधवीपुरी बूच को सौंपी गई थी। क्या माधवी बूच अडानी के आरोपों की जांच न्यायपूर्ण ढंग से कर सकती है? इसके साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीएम मोदी का महिमा मंडल करते हुए उन्हें आरक्षण रक्षक और चैंपियन बताया। हालांकि भाजपा पहले यह कहकर ऐसी नियुक्तियों का समर्थन कर रही थी कि यह प्रस्ताव 2005 में कांग्रेस लाई थी, लेकिन भाजपा यह सबूत पेश नहीं कर पाई कि क्या इसे कांग्रेस ने लागू कर दिया था। दरअसल इसे लागू भी मोदी सरकार ने 2018 में किया। अभी तक केंद्र में 57 अधिकारी लेटर एंट्री से आकर काम कर रहे हैं। जब ये नियुक्तियां हुई थी तो उस समय भाजपा के पास अपने दम पर पूर्ण बहुमत था, लेकिन अब मोदी सरकार बैसाखियों पर है। मोदी के हनुमान चिराग पासवान और बिहार के ही दूसरे दलित नेता जीतन राम मांझी ने लेटर एंट्री पर नाखुशी जाहिर की। चिराग का कहना है कि वे नरेंद्र मोदी से इस संदर्भ में चर्चा करेंगे, जबकि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने इसकी तीखी आलोचना की है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और मायावती ने खुलकर लेटर एंट्री के जरिए की जाने वाली नियुक्तियों की आलोचना की। खड़गे ने इसे आरक्षण पर दोहरा हमला बताते हुए संघ और मोदी के संविधान बदलने की कोशिश के तौर पर रेखांकित किया है। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद देश की सभी संस्थाओं में आरएसएस के लोगों का कब्जा हो गया। आज न्यायपालिका से लेकर सेना के रिटायर्ड तमाम अधिकारी खुलकर ऐलान कर चुके हैं कि वे आरएसएस से जुड़ रहे हैं, जबकि आरएसएस को असंवैधानिक गतिविधियों के कारण 3 बार प्रतिबंधित किया गया है। उस संस्था के लोग आज देश के हर संस्थान में काबिज है। अब नीति निर्धारक ब्यूरोक्रेसी में भी लेटर एंट्री के जरिए अपने लोगों को बिठाया जा रहा है। प्रमोशन के जरिए वे लोग संयुक्त सचिव जैसे पदों पर पहुंचेंगे और नीति निर्धारण का काम करेंगे। इसलिए लेटर एंट्री के जरिए उनका रास्ता रोकना और नीति निर्माण में अपने लोगों को स्थापित करना इसका मूल उद्देश्य है। लेकिन विपक्ष के हमलावर रुख और एनडीए के साथियों के विरोध के बाद लेटर एंट्री का रास्ता आसान नहीं रह गया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी 400 सीट जीत गए होते तो देश की नीतियों और नियुक्तियों का क्या हाल होता। अच्छी बात है कि सरकार ने सीधी भर्ती की प्रक्रिया पर विराम लगा दिया है, मगर उसे ठहर कर इस पर भी विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि नियमित प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यता और अपेक्षाओं का पारदर्शिता के साथ मूल्यांकन हो। लेटर एंट्री पर सरकार के यू टर्न के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी है जो उसे लगातार अपने ही फैसले पर पीछे हटना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार कोई जोखिम नहीं उठाने के मूड में है। दरअसल विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण को जिस तरह से मुद्दा बनाया था उसे वह लगातार हवा दे रहा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो चुका है। साल के अंत तक महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है। ऐसे में सरकार किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। हालांकि यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि लेटरल नियुक्ति से आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन विपक्ष इस पर जिस तरह से हमलावर था उससे वह एक बार फिर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहा, जबकि सरकार ऐसा नहीं कर सकी। खैर, आपकी मोदी जी के यू टर्न पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़।